हेलो दोस्तों, लेखक सुंदरलाल द्वारा लिखित भारत में अंग्रेजी राज के 8वें अध्याय पहला मराठा युद्ध को लेखक ने कई भागों में बांटकर प्रस्तुत किया है, जो स्क्रीन पर आपके सामने है। इन्हीं कुछ भाग को हम इस वीडियो में आपके लिए लाए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अध्याय 8 की इस अद्भुत यात्रा की। और अगर आपने पिछला भाग मिस कर दिया है तो ऊपर आई बटन या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर जरूर देखें, क्योंकि कहानी वहीं से आगे बढ़ती है। दक्षिण में कंपनी की नीति। कंपनी की सत्ता उन दिनों भारत में बढ़ती जा रही थी। मराठों जैसी प्रबल भारतीय शक्ति के अस्तित्व को अंग्रेज अपनी उन्नति के लिए हितकर न समझ सकते थे। एक न एक दिन इन दोनों शक्तियों का टकराना अनिवार्य था। प्रसिद्ध इतिहास लेखक ग्रांट डफ लिखता है कि उस समय कंपनी के डायरेक्टर इस बात के लिए इच्छुक थे कि मराठों की बढ़ती हुई सत्ता को किसी तरह धक्का पहुंचे, और यदि देश की दूसरी शक्तियां मराठों के खिलाफ मिल सकतीं तो यह देखकर उन्हें बहुत बड़ा संतोष होता। इसी इच्छा को पूरा करने के लिए अंग्रेजों ने राघोबा को झूठ मूठ बहकाना शुरू किया। उन्होंने कहा कि दक्षिण का सूबेदार निजामुल मुल्क मराठों पर हमला करने वाला है। राघोबा की अदूरदर्शिता से पेशवा माधवराव और बंबई के अंग्रेज गवर्नर, इन दोनों के बीच यह संधि हो गई कि यदि निजाम मराठों पर हमला करे तो अंग्रेज सेना और सामान से मराठों की मदद करेंगे, और इसके बदले में पश्चिमी तट पर साष्टी का टापू और बसई का किला पेशवा की ओर से अंग्रेजों को दे दिए जाएंगे। न निजाम ने मराठों पर हमला किया, न मराठों को अंग्रेजों की मदद की जरूरत हुई, और न साष्टी तथा बसई उस समय अंग्रेजों के हवाले किए गए। फिर भी इस संधि के समय से ही अंग्रेजों की पेशवा दरबार के अंदर पहुंच हो गई। उन्हें मराठों की भीतरी कमजोरियों का पता लगने लगा और मराठा साम्राज्य के अंदर अपनी साजिशें फैलाने का मौका मिलने लगा। दक्षिणी भारत के संबंध में इस समय कंपनी की नीति के 3 मुख्य पहलू थे। दूसरे शब्दों में उनकी 3 मुख्य इच्छाएं थीं, जो डायरेक्टरों और गवर्नर जनरल के पत्रों से बिल्कुल साफ होती हैं। पहला, अंग्रेज जानते थे कि यदि दक्षिण की 3 मुख्य शक्तियां निजाम, हैदर अली और पेशवा आपस में मिल गईं तो दक्षिणी भारत से अंग्रेजों के अस्तित्व को आसानी से मिटा देंगी। इसलिए जिस तरह भी हो सके इन तीनों को एक दूसरे से लड़ाए रखना जरूरी था। दूसरा, इनमें मराठे सबसे अधिक महत्वाकांक्षी और साम्राज्य प्रेमी थे, इसलिए उन्हें घरेलू झगड़ों में इस तरह फंसाए रखना जरूरी था कि जिससे बंगाल और उत्तर भारत के अंदर अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव में हस्तक्षेप करने का उन्हें अवकाश न मिल सके। तीसरा, भारत के पश्चिमी तट पर आहिस्ता आहिस्ता अपने पैर फैलाने के लिए साष्टी का टापू, बसई का इलाका और गुजरात प्रांत का थोड़ा सा भाग कंपनी को अपने अधीन कर लेना जरूरी था। साष्टी और बसई पर अंग्रेजों के दांत। कंपनी के डायरेक्टरों ने बंबई के गवर्नर और वहां की काउंसिल के नाम 18 मार्च सन 1768 के एक पत्र में लिखा, हम आपसे जितने जोर के साथ हो सकता है उतने जोर के साथ सिफारिश करते हैं कि आपको जब जब मौका मिल सके आप इन स्थानों साष्टी और बसई को प्राप्त करने के यत्न करते रहें। इसमें हम अपना बहुत बड़ा लाभ समझते हैं। इसके बाद 31 मार्च सन 1769 के डायरेक्टरों के पत्र में फिर यह वाक्य आता है, साष्टी और बसई तथा उनके साथ के इलाके, सूरत प्रांत का मराठा भाग, ये चीजें हैं जिन्हें आपको अपनी तमाम संधियों में, पत्र व्यवसाय में और लड़ाइयों में अपनी नजर के सामने रखना चाहिए, जिन्हें प्राप्त करने के लिए हमेशा मौके की ताक में रहना चाहिए। इतिहास लेखक मिल लिखता है, इसी मनोरथ को अधिक लगन के साथ सिद्ध करने और पेशवा माधवराव से बातचीत करने के लिए डायरेक्टरों ने हिदायतें देकर मिस्टर मास्टिन को भारत भेजा।
सन 1772 में डायरेक्टरों का विशेष दूत मास्टिन भारत पहुंचा और उसे तुरंत बंबई की काउंसिल का वकील बनाकर पेशवा के दरबार में भेज दिया गया। मराठों, हैदर और निजाम में फूट डालने का प्रयत्न। इतिहास लेखक ग्रांट डफ स्पष्ट शब्दों में लिखता है, बंबई की गवर्नमेंट ने मास्टिन को इस उद्देश्य से पूना भेजा कि वह मराठों को घर ही घर में एक दूसरे से लड़ाकर या जिस तरीके से हो सके इस बात की कोशिश करे कि मराठे हैदर के साथ या निजाम के साथ मिलने न पाएं। गंगा के उत्तर में कुछ इलाकों पर उस समय तक मराठों का कब्जा हो चुका था और मिल के इतिहास से पता चलता है कि सन 1773 में यदि आपस के घरेलू झगड़े मराठों को बाहर जाने से न रोकते तो वे इलाहाबाद, कड़ा, अवध और रुहेलखंड पर हमला करने वाले थे। इस समय कंपनी की नीति के तीनों पहलू महत्वपूर्ण और साफ थे। नाना फडणवीस की दूरदर्शिता। मास्टिन पूना पहुंचा। वहां उसने बड़ी होशियारी से अपना काम शुरू किया। स्वार्थांत राघोबा से उसे पूरी मदद मिली, पर पेशवा दरबार में उस समय एक और दूरदर्शी नीतिज्ञ मौजूद था। वह राघोबा की स्वार्थपरता को भी समझता था और अंग्रेजों की चालों को भी। यह नीतिज्ञ था सुप्रसिद्ध नाना फडणवीस। नाना की मृत्यु के बरसों बाद सन 1850 में उसकी योग्यता को स्वीकार करते हुए जेडू सलीवन नामक अंग्रेज ने कर्नल ब्रिग्स को एक पत्र लिखा। पत्र में उसने लिखा, नाना फडणवीस और उस जैसे आदमी हमें दीजिए। उनकी योग्यता वाले भारतवासियों के मुकाबले भारत के शासकों की हैसियत से हम अत्यंत तुच्छ और बौने मालूम होते हैं।